अध्याय 11। 6 महीनों का परिणाम। मिशन अनंत सफर, अनंत संसार। 6 महीनों की मेहनत। दूसरे गॉब्लिन को मारने के बाद वाहन ने खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में झोंक दिया। दिन, हफ्ते, महीने बनते चले गए और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। अब वो शिकार में माहिर, जंगल का अभ्यस्त, अकेले जीने में सक्षम बन चुका था। उसकी इन्वेंट्री में मांस, फर, क्रिस्टल भरते जा रहे थे। इन 6 महीनों में उसने 37 गॉब्लिन मार डाले थे। 4 गॉब्लिन की लड़ाई। एक दिन जब वो एक गॉब्लिन से लड़ रहा था, अचानक 3 और आ गए। चारों ने उसे घेर लिया। खून बहा, हड्डियां दुखीं, लेकिन वाहन रुका नहीं। आखिरकार चारों मारे गए। और तभी सिस्टम अलर्ट। अचानक दिमाग में आवाज गूंजी, क्वेस्ट फंक्शन एक्टिवेटेड। नया क्वेस्ट। क्वेस्ट गॉब्लिन जनजाति का विनाश। रैंक डी। पश्चिमी जंगलों में गॉब्लिन बढ़ रहे हैं। वे गांव पर हमला कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं। स्रोत खोजो और खत्म करो। रिवॉर्ड्स। क्वेस्ट फंक्शन पूरी तरह सक्रिय। हीरो की मूर्ति 1000 ओपी। फेलियर कंडीशन मौत, चीफ भाग गया, 7 दिन पूरे। टाइम लेफ्ट 6 दिन 23 घंटे। पेनल्टी क्वेस्ट सील -100 कर्मा। हैरानी, वाहन चौंक गया। ये अचानक कैसे? वो घायल था, इसलिए पहले गुफा लौटा। सिस की व्याख्या। सिस, ये क्यों हुआ? तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। तुमने अपनी सीमा पार की, इसीलिए पथ ने नया सिस्टम खोला और तुम्हारी ताकत के अनुसार मिशन दिया। मतलब और मजबूत हुआ तो और सिस्टम खुलेंगे? हाँ, लेकिन आत्मा का टीयर सीमा तय करता है। महंगे सपने। वाहन को याद आया, उसने एक बार ज़ैनपैक्टो देखने की कोशिश की थी। कीमत 13 करोड़ ओपी और यामामोटो का हथियार 270 करोड़ ओपी। इतना ओपी? ये तो नामुमकिन है। नई उम्मीद। लेकिन अब क्वेस्ट आ गया था, मतलब तेजी से आगे बढ़ने का मौका। गुफा का घर। वो गुफा पहुंचा, अपने बेड पर बैठा। क्वीन साइज मैट्रेस, नरम, आरामदायक। पहले जमाने में इतना अच्छा बिस्तर कभी नहीं मिला। स्टेटस अपडेट। डिस्प्ले स्टेटस। नेम वाहन मेसन। एज 14। रेस ह्यूमन, सील्ड। लेवल 1। पावर H146 to E540। इंड्योरेंस G203 to F451। डेक्सटेरिटी I95 to F407। एजिलिटी H153 to E519। मैजिक H130 to G299। सोल टियर 1। कर्मा 209। जबरदस्त ग्रोथ। सिर्फ 6 महीनों में उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। अब लेवल अप दूर नहीं था। नई स्किल्स। बो मास्टरी F। निशाना बेहतर, फोकस पर दृष्टि तेज। स्टेल्थ F। प्रेजेंस छुपाना, चुपचाप चलना। इन दोनों से शिकार आसान हो गया था। कई बार गॉब्लिन को पता भी नहीं चलता। जनजाति का रहस्य। अगर ट्राइब है तो विलेज भी होगा, वहीं चीफ होगा। वाहन सोचने लगा, मैप प्लस क्वेस्ट। सिस विलेज कहाँ है? मैप और क्वेस्ट साथ खोलो, पिन करो, फिर जगह दिखेगी। उसने किया। लाल घेरा। मैप पर एक बड़ा लाल घेरा, दक्षिण पश्चिम, पहाड़, नदी। यही 4 गॉब्लिन मिले थे। लगता है यही इलाका है। सिस की जानकारी। गॉब्लिन अकेले घूमते हैं, चीफ आने पर ही ग्रुप बनता है। वे जगह बदलते रहते हैं। चीफ नदी के पास होगा, मतलब पूरे इलाके की छानबीन करनी होगी। असली लक्ष्य। वाहन जानता था, चीफ को मारना सबसे जरूरी है, वरना ट्राइब फिर बनेगी। चीफ की पहचान। चीफ कैसे पहचानेगा? वो सबसे बड़ा होगा, ज्यादा सींग होंगे, बेहतर हथियार होंगे। वाहन हंसा, मतलब सबसे ताकतवर वही होगा। आखिरी फैसला। अगर पहचान न कर पाया तो सबको मार देगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब शिकार मेरा होगा। अध्याय 12। तैयारी। नया धनुष। अनंत सफर, अनंत संसार। रात की तैयारी। शाम का बाकी समय वाहन ने अपने हथियार और सामान की देखभाल में लगाया। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि उसने देख लिया था जैसे ही ब्लेड गुंद होता है, अटैक कम हो जाता है।
खास शार्पनर। एक दिन उसने मॉन्स्टर हंटर रिकॉर्ड से लिया हुआ वेटस्टोन इस्तेमाल किया। बस कुछ बार रगड़ा और हथियार पूरी तरह तेज। लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता था। अच्छी बात, ये तीरों पर भी काम करता था। अब तीर की ताकत 165। खरीदारी की योजना। सिस, मेरे पास 306 ओपी है। क्या लूं ताकि क्वेस्ट आसान हो जाए? भारी आर्मर मत लो, तुम धीमे हो जाओगे। स्टेल्थ और रेंज पर ध्यान दो। नया धनुष लो, पोशंस भी लो। समझ गया। धनुष की खोज। उसने फिल्टर लगाया, 200 ओपी से कम। कई बो आए, लेकिन स्टैट्स नहीं दिखते थे। सिस, कौन सा सही रहेगा? मैं पाथ से एनालाइज करूंगी। रुको। पिंग 3 ही बचे। विंड स्ट्राइडर 200, एनफोर्सर 180 और र्यूनिक टेम्पर्ड यू 200। फैसला। उसने सोचा, लॉन्ग बो से आता नहीं, विंड रिस्की था, इसलिए र्यूनिक बो चुना। नया धनुष। उसके हाथ में हल्का हरा धनुष प्रकट हुआ। सोने जैसी नक्काशी, अजीब हल्का कन। आइटम इन्फो। र्यूनिक टेम्पर्ड यू शॉर्ट बो बी, स्लॉट्स 3, मैजिक वेपन, पी अटैक 0, एम अटैक 0। मैजिक से ताकत बढ़ती है। बोन एरोज बी, एनर्जी चैनल कर सकते हैं। हाई पेनिट्रेशन। पहला झटका, 0 अटैक। उसका दिल बैठ गया। फिर पढ़ा, और ये तो ओपी है। यस, एनर्जी चैनल। उसने तीर पकड़ा, फोकस किया, इगड्रिसल्स फेवर एक्टिव किया। अंदर से ऊर्जा खिंची, तीर चमकने लगा। 100 से 300, 500 से 800, 950। धम्म, तीर टूट गया। 1000 के पार। धम्म, तीर कणों में बिखर गया। हवा का झटका, वो बेड पर गिर पड़ा। अच्छा हुआ बो पर टेस्ट नहीं किया, 200 ओपी उड़ जाते। रणनीति मतलब 900, 950 पर ही रोकना होगा। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हीलिंग आइटम। सिस, हीलिंग के लिए सेंजू बीन सबसे बेहतर। 50 ओपी एक, लेकिन ज्यादा मत लेना। ड्रैगन बॉल वाला? उसकी आंखें चमक गईं। सेंजू बीन। उसने 2 खरीदे। एक निकाला, बड़ी सी फली जैसी थी। सूंघा, उफ, खाना पड़े तो मर जाओ। वापस रख दिया। रात की सफाई। उसने घाव साफ किए, दवाई लगाई, नहाया, पट्टी बदली। सावधानी जरूरी थी। छत के तारे। बिस्तर पर लेटा, गुफा की छत देखी। 238 चमकते क्रिस्टल। उसने सबको रिकॉर्ड्स दिए थे। एक लाल तारा, नारुतो। वो मुस्कुराया। एक दिन वहां भी जाऊंगा। सपनों में यात्रा। आंखें बंद हुई, दिमाग में नई दुनिया, नई लड़ाइयां, नई ताकत और एक बेहतर भविष्य। नींद उसे ले गई। अध्याय 13, शिकार की शुरुआत। अगली सुबह जागते ही वॉन बिना समय गवाए अपने मिशन की आखिरी तैयारी में लग गया। उसका इन्वेंट्री पहले से ही तरह तरह के सामान से भरा पड़ा था, इसलिए उसने ज्यादातर न खराब होने वाला सामान अपने घर के पीछे सुरक्षित रख दिया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने अब अपने इन्वेंट्री में तरह तरह के जाल, फंदे और उपकरण भर लिए थे, जो वो शिकार के समय इस्तेमाल करता था। उसका सोचना साफ था, अगर हालात बिगड़ गए तो मैं इन्हीं रास्तों पर जाल बिछाकर सुरक्षित पीछे हट सकूंगा। साथ ही अगर कोई गॉब्लिन उसका पीछा करे तो वो इन जालों में फंस भी सकता है। सुबह का सन्नाटा। जब वो गुफा से बाहर निकला तब सूरज अभी निकला नहीं था। ठंडी ठंडी हवा उत्तर पश्चिम से बह रही थी। माहौल एकदम शांत और ताज़ा लग रहा था। सिस से समय पूछा तो पता चला, अभी बजे हैं सुबह के 3:40। अच्छा है, वॉन ने मन ही मन सोचा, पूरा वक्त मिलेगा तैयारी और जासूसी के लिए। अभ्यास मैदान। वो अपने बनाए हुए अभ्यास क्षेत्र की ओर बढ़ा। वहां उसने 10 से 50 मीटर तक की दूरी पर कई निशाने लगा रखे थे। आज वो एक प्रयोग करना चाहता था। उसने अपने पुराने धनुष के साथ नई बोन एरोज इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि बिना नए जादुई धनुष के ये तीर कितने ताकतवर है। शक्ति का पहला परीक्षण। उसने एक तीर चढ़ाया। सोर्स एनर्जी डालते हुए उसने सिस्टम में अटैक वैल्यू देखा। धीरे धीरे वो बढ़ता गया। इस बार ऊर्जा भरने में ज्यादा समय लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि आज सच में चलाने वाला हूं, उसने सोचा। जब अटैक लगभग 1000 तक पहुंचा तो उसने तीर छोड़ दिया। फूश। तीर रोशनी की किरण बनकर हवा चीरता हुआ गया। निशाना भेदता हुआ जंगल के अंदर गुम हो गया। वॉन हैरान रह गया। कमाल। समय में फर्क। उसने सिस से समय पूछा कि चार्ज होने में कितना वक्त लगा। सिस बोली, इस बार 17 सेकंड लगे, पहले 10 लगे थे, लगभग 2 गुना। दूसरा प्रयोग।
अब उसने नया धनुष और पुराने तीर इस्तेमाल किए। उसने ताकत सीमित रखी, सिर्फ 100 तक। जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, धनुष खींचना मुश्किल होने लगा। 7 सेकंड बाद तीर छोड़ा। फुप! बिल्कुल बिना आवाज 20 मीटर दूर लकड़ी के खंबे में 3/4 हिस्सा घुस गया। कमजोर था, लेकिन बेहद शांत। जादुई धनुष की खासियत। उसने देखा कि धनुष के रून अभी भी चमक रहे थे, मतलब ये ऊर्जा को कुछ देर तक रोक सकता था। धीरे धीरे अटैक वैल्यू घट रहा था। ये तो बहुत काम का है। तीसरा और आखिरी टेस्ट। अब उसने नया धनुष प्लस नए तीर दोनों इस्तेमाल किए। पहले धनुष चार्ज किया 110 तक, फिर तीर पर ध्यान लगाया। 20 सेकंड बाद तीर पूरी तरह चार्ज। धनुष की शक्ति सिर्फ 8 पॉइंट घटी। पूरा फोकस, 50 मीटर दूर निशाना, तीर छोड़ा। बिल्कुल खामोश, सीधा आर पार, जंगल में गायब। परफेक्ट। जंगल में बदलाव। अब वॉन जंगल में ऐसे चलता था जैसे वो उसी का हिस्सा हो। ना आवाज, ना फालतू हलचल। पहले जहां वो घायल होता था, अब वो फुर्ती से निकल जाता था। थोड़ा आराम। 3 तीर चलाने से ही उसका दिमाग भारी लगने लगा। सिस ने बताया, माना काफी खर्च हो चुका है। उसने नाश्ता किया और आराम किया। मिशन की ओर। फिर वो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा, नदी की तरफ। वहीं चीफ होने की संभावना थी। 20 मिनट में वो अपने 1 किलोमीटर इलाके से बाहर निकल गया। अब वो धीरे चलने लगा, हर जगह ध्यान से देखने लगा। जहां खुली जगह दिखती, वहीं ज्यादा रुकता। पहला कैंप। करीब 500 मीटर पहले उसे गॉब्लिन्स का पहला कैंप दिखा, एक गिरे हुए पेड़ के पास। 3 गॉब्लिन पहरा दे रहे थे। स्काउट्स होंगे, वॉन समझ गया। धैर्य की परीक्षा। उसने हमला नहीं किया, 30 मिनट तक देखता रहा। फिर 2 और गॉब्लिन आए, 2 चले गए, गार्ड चेंज। अब 3 बचे। वॉन ने इंतजार किया, गार्ड ढीली हुई। घातक हमला। स्टेल्थ एक्टिव किया, 15 मीटर तक चुपचाप पहुंचा। पहला तीर आंख में, दूसरा गर्दन में। तीसरा गॉब्लिन भागा, चीखते हुए, लेकिन ट्रिप वायर में फंसा। तीसरा तीर जमीन पर पिन, खत्म। दुश्मन की प्रतिक्रिया। वॉन पीछे हट गया, 100 मीटर दूर। 10 मिनट बाद 9 गॉब्लिन दौड़ते हुए आए। कैंप खाली, गुस्सा, खोज। 2 बियर ट्रैप में फंसे, बाकी गिरते पड़ते रहे। आखिरकार 4 गॉब्लिन, 2 घायल, 3 पीछे छोड़े, बाकी उन्हें ले गए। नई जानकारी। वॉन बोला, सिस, इनके रास्ते का अंदाजा लगाओ। सिस ने मैप अपडेट कर दिया। एक नया इलाका मार्क हुआ। वापसी। वॉन जाल समेटकर लौटने लगा। अंधेरा होने से पहले पहुंचना जरूरी था। आखिरी वार। 200 मीटर दूर जाकर उसे एक आइडिया आया। उसने मैजिक बो निकाला, पूरी ताकत से चार्ज किया। दूर दिख रहे साए पर निशाना, तीर छोड़ा और तुरंत भाग गया। दूसरी तरफ गॉब्लिन अलर्ट थे। एक बड़ा गॉब्लिन पेड़ पर चढ़ा। उसे दूर सुनहरी रोशनी दिखी, वो बढ़ती गई। फिर अंधेरा, तीर उसके सिर के आर पार। चैप्टर 14। मुश्किलें। वान लगातार गॉब्लिन्स के गांव या ठिकाने के आसपास इलाके की जासूसी करता रहा। 3 दिनों के अंदर ही उसने अलग अलग छोटे कैंपों में कुल 18 गॉब्लिन्स को मार गिराया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अब जहां पहले हर कैंप में सिर्फ 3 गॉब्लिन होते थे, अब वहां 5 से 7 गॉब्लिन्स रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा बढ़ चुकी थी। वान को अब चिंता होने लगी। इतने ज्यादा गॉब्लिन्स होंगे, ये मैंने सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके खत्म करने की उसकी रणनीति अब बेकार लगने लगी थी। मौत के करीब। एक बार जब वो बाहरी घेरा पार करके चीफ की जगह देखने की कोशिश कर रहा था, तो लगभग मारा ही गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गॉब्लिन पहरेदार बैठे थे। उसे देखते ही उन्होंने शोर मचा दिया। चारों तरफ से पेट्रोल आने लगे। कुछ ही सेकंड में वान घिर चुका था। किसी तरह वो लड़ते हुए बाहर निकला, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। पीछे हटते समय उसे अपने दोनों सेंजू बीन्स खाने पड़े। नई तैयारी। अच्छी बात यह थी कि उसने कई क्रिस्टल्स जमा कर रखे थे। उनसे उसने 3 नए सेंजू बीन्स और 2 नए इक्विपमेंट खरीदे। हैंडलूम्ड शैडो सिल्क ट्यूनिक, रैंक डी, PDF 1 MDF 30। एक खास रेशमी कपड़ा जो अंधेरे और यिन एनर्जी में पाले गए कीड़ों से बना था। रक्षा कम, लेकिन स्टेल्थ जबरदस्त। स्काउट्स गिली मैंटल, रैंक F, PDF 2। जंगल के पत्तों जैसा लबादा, रुक कर खड़े रहो तो दिखते ही नहीं। नई रणनीति। नया सामान पहनकर वान फिर जंगल में निकला। इस बार उसने पेट्रोल रूट्स पर एंटी पर्सनल माइंस बिछा दी।
कई बार गॉब्लिन्स उन पर चढ़े, धमाके हुए, मरते गए। आखिरकार गॉब्लिन्स ने पेट्रोल बंद कर दिया। सब नदी के पास इकट्ठा होने लगे, वहां मिट्टी खोदकर दीवार बनाने लगे। समझदार दुश्मन। वान हैरान था। ये तो सोचते समझते हैं, ये बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर नहीं थे, ये सीख रहे थे, ढल रहे थे, रणनीति बना रहे थे। नुकसान। कुछ माइंस उसने रिफंड कर दिए, लेकिन सिर्फ 30% वापस मिला, इसलिए ज्यादातर छोड़ दिए। चीफ का दर्शन। 5वें दिन की शाम आखिरकार उसने चीफ को देखा। वो बाकी गॉब्लिन से बहुत बड़ा था, लगभग 1.5 मीटर, मजबूत शरीर, सीने पर छाल जैसी परत, सिर पर कई सींग, 2 बड़े सींग कनपटियों पर, आंखें हल्की पीली, समझदार, घमंडी। हाथ में टूटा जुड़ा स्टाफ, उस पर चमकते रून, बीच बीच में चिंगारी। वान समझ गया ये स्टाफ किसी एडवेंचरर से लिया गया होगा, मतलब चीफ बादू भी कर सकता है या बेहद ताकतवर है। गॉब्लिन विलेज। असल में गांव नहीं था, एक बड़ा कैंप था। 100+ गॉब्लिन्स, 3 बड़े गार्ड, लंबे डंडे, छोटों को पीटते रहते। चारों तरफ मिट्टी की दीवार, हर दिन मजबूत। वान को एहसास हुआ जितनी देर करूंगा उतना मुश्किल होगा। सीधा हमला नामुमकिन। दूरी 130 मीटर, बीच में कोई कवर नहीं। गॉब्लिन्स पत्थर फेंकते थे, तेज, दर्दनाक। योजना की तलाश। उसने सोचा अगर तीर चलाकर कुछ को बाहर लुला लूं, फिर जंगल में फंसा लूं, धीरे धीरे खत्म करूं, वॉर ऑफ एट्रिशन। लेकिन समय कम था। क्वेस्ट टाइम 2D0307M, सिर्फ 2 दिन, बहुत कम। चिंता। सिस, वान बोला, मैं 100 से ज्यादा गॉब्लिन से कैसे लड़ूंगा, और चीफ कितना ताकतवर है ये भी नहीं पता। सिस ने जवाब दिया, मौजूदा स्थिति में जीत संभव नहीं है, ओपी भी सिर्फ 43 है। वान ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं सिस, मुझे खुद ही रास्ता निकालना होगा। सिस बोली, मैं कोशिश जारी रखूंगी। दूसरा ठिकाना। वान पीछे हटा, अपने दूसरे बेस कैंप में पहुंचा। वही खोखला पेड़ जहां पहली बार लड़ा था। अब गॉब्लिन्स वहां नहीं आते थे। उसने रास्ता बंद किया, बैठ गया, सोचने लगा। सोच विचार। तीर बरसाऊं, रात में माइन लगाऊं? नहीं, नाइट विजन है, सब बेकार। दिमाग थक गया। नींद से पहले। धीरे धीरे नींद आने लगी। कल सुबह कुछ गॉब्लिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, मन ही मन बोला। फिर एक नया आइडिया आया, दीवार तोड़ने का। हल्की मुस्कान और नींद। अध्याय 15। अंतिम वार की तैयारी। सुबह होने से पहले ही वान की आंख खुल गई। अंधेरे में बैठकर उसने एक गहरी सांस ली। आज या तो जीत या सब खत्म। उसने तुरंत शॉप को खोलकर फिल्टर लगाया। कुछ सेकंड बाद वही चीज सामने आई जिसकी उसे तलाश थी। स्मॉल एक्सप्लोजिव चार्ज 10 OP, रैंक E, विस्फोटक शक्ति 10 मेगाजूल, 10 डायनामाइट के बराबर। वान की आंखों में चमक आ गई। अगर सीधे नहीं मार सकता तो उड़ाकर ही खत्म कर दूंगा। बारूद की तैयारी। सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स को बाहर खींचने से काम नहीं चलता, इसलिए उसने पूरा दिन उन्हें परेशान करने का प्लान बनाया। जब गॉब्लिन अंदर इकट्ठा हो जाएंगे तब विस्फोटक लगे तीर बरसाए जाएंगे। धीरे धीरे वो जंगल की लाइन तक पहुंचा और पहले लगाए हुए माइंस निकालने लगा। हर कदम खतरे से भरा था। एक गलती, सीधा मौत। लेकिन किस्मत साथ थी, कोई माइन नहीं फटा। आखिरी सुकून भरा नाश्ता। सब कुछ सेट करने के बाद वान ने बैठकर खाना खाया। फायरस्टोन से आग जलाई, खरगोश को भूनकर खाया। हालांकि इन्वेंट्री में खाना खराब नहीं होता था, लेकिन खुद पकाने में उसे सुकून मिलता था। शायद ये आखिरी आरामदायक खाना हो। उसने क्वेस्ट टाइमर देखा। 1D 17H 12M, 2 दिन से कम। अब पीछे हटने का वक्त नहीं। जाल बिछाना। वो फिर से जंगल के किनारे पहुंचा। ट्रिप वायर्स, माइंस, ट्रैप्स, सब कुछ फनल की तरह लगाया। कुछ रास्ते खुले रखे, बाकी सब मौत के रास्ते। अगर गॉब्लिन दौड़ेंगे तो सीधा जाल में गिरेंगे। 130 मीटर की दूरी थी। कम से कम 20 सेकंड लगेंगे इन्हें पहुंचने में। इतने में कई गिरा दूंगा। पहला वार। दूर से उसने देखा रात में एक बड़ा ढांचा बन चुका था। चीफ अंदर ही होगा। उसने इंतजार किया। छोटों को पहले खत्म करना था। वान ने धनुष खींचा, सांस रोकी, मन शांत किया। 130 मीटर, चलता हुआ टारगेट। भगवान, बस इस बार साथ देना। 20 सेकंड बाद छोड़ दिया। सुनहरी लकीर हवा में दौड़ी। धड़ाक।
तीर सीधे बड़े गॉब्लिन की टांग काट ले गया। चीख गूंज उठी, पूरा कैंप हिल गया। चीफ भी बाहर आ गया। गॉब्लिन चीफ की नजर से। अब कहानी चीफ की नजर से। चीफ टेंट से बाहर निकला। चारों तरफ अफरा तफरी। उसका खास योद्धा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। कौन है ये जंगल का दानव? एक छोटा गॉब्लिन कांपते हुए बोला। जंगल से रोशनी आई और टांग कट गई। चीफ की आंखें सुलग उठीं। 6 दिन से वही बुश डीमन उसकी सेना को खा रहा था। चीफ का घमंड। पहले उसने एक मरा हुआ जादूगर खाया था, उसकी छड़ी ली थी। तब से खुद को राजा समझने लगा। छोटे गिरोह जोड़े, नदी किनारे बस्ती बनाई। सपना था राज्य, साम्राज्य। लेकिन ये जंगल का राक्षस सब बिगाड़ रहा था। डर और गुस्सा। उसने पहरे बढ़ाए, ट्री सेंट्री लगाए, झाड़ियां कटवाईं। कुछ देर शांति मिली। चीफ ने सोचा शायद खत्म हो गया। लेकिन आज फिर हमला। डर अंदर घुस चुका था। वो सोचने लगा, भाग जाए, नदी पार कर जाए। लेकिन अहंकार रोका। क्रूर फैसला। तभी उसका घायल योद्धा फिर चिल्लाया। चीफ को गुस्सा आया। उसने छड़ी उठाई। आग फूटी। योद्धा जलकर मर गया। बाकी गॉब्लिन कांप उठे। चीफ मुस्कुराया। डर से ही रात चलता है। अंतिम क्षण। चीफ ने छड़ी आसमान की ओर उठाई। चलो, नदी पार। तभी सुनहरी रोशनी, सीधे उसकी ओर। उसने छड़ी आगे की, टकराया, मुस्कुराया। मुझे नहीं मार सकता। बूम! पूरा आसमान फट पड़ा। आग, धुआं, ताप, सब कुछ जल गया। चीफ की देह हवा में उड़ गई। अंधेरा छा गया। बस, खत्म। चैप्टर 16 इनाम। वान पेड़ों की लाइन के पीछे बिल्कुल शांत खड़ा था। वो सामने हो रही घटना को देख रहा था। उसका तीर अभी अभी गॉब्लिन चीफ की तरफ गया था, लेकिन जो हुआ उसे समझने में उसे कुछ पल लग गए। असल में उसका प्लान था कि पहले धीरे धीरे गॉब्लिन ट्राइब की संख्या कम करे और बाद में एक्सप्लोजिव एरोज का इस्तेमाल करे। लेकिन कैंप का रिएक्शन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। गॉब्लिन सीधे उस पर हमला करने के बजाय पूरी तरह अफरा तफरी में आ गए थे, और जैसे ही चीफ बाहर आया हालात और बिगड़ गए। वान ने ध्यान दिया कि चीफ बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। वो न गुस्से में था, न हमला कर रहा था, बल्कि बस खड़ा होकर पूरे कैंप को देख रहा था। उसके चेहरे पर असमंजस और घमंड दोनों थे। लगभग 1 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो, अब क्या करूं? इसी दौरान वान ने अपना प्लान बदल लिया। अगर ये अभी ऐसे ही खड़ा है तो बाद में क्यों मारूं? अभी ही खत्म कर देता हूं। वान ने अपना मैजिकल बो उठाया। इस बार उसने तय सीमा से ज्यादा एनर्जी भरनी शुरू की। उसने बो की रून्स को इतना एनर्जी दिया कि उसका अटैक पावर 200 तक पहुंच गया। बो की स्ट्रिंग चमकने लगी। उसे खींचना भी मुश्किल हो गया। वान ने चीफ पर निशाना साधा, फिर एरो में पूरी ताकत से एनर्जी भरने लगा। उसी वक्त चीफ ने होश में आकर अपने स्टाफ से घायल गॉब्लिन को जला दिया। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने स्टाफ आसमान की तरफ उठाया, वान ने तीर छोड़ दिया। तीर बिजली से भी तेज था। वान ने सांस रोक ली। चीफ ने तीर महसूस किया। उसने स्टाफ से तीर रोकने की कोशिश की। उसके चेहरे पर घमंड आ गया। मैंने रोक लिया। बूम! भयानक धमाका हुआ। चीफ और उसके आसपास 15 मीटर तक मौजूद सारे गॉब्लिन एक पल में जलकर खत्म हो गए। बाकी गॉब्लिन स्तब्ध रह गए। उनका ताकतवर राजा पल भर में खत्म हो गया था। उसका स्टाफ टूटकर बड़े झोपड़ी की दीवार में फंस गया। कुछ सेकंड बाद सब धूल बन गए। फिर अचानक पूरे कैंप में डर फैल गया। कुछ गॉब्लिन नदी में कूद गए और बह गए। कुछ वान की तरफ भागे बदला लेने। वान सब देख रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं क्वेस्ट फेल न हो जाए। तभी उसके दिमाग में नोटिफिकेशंस आने लगे। क्वेस्ट कंप्लीट। लेकिन अभी लड़ाई बाकी थी। करीब 30 गॉब्लिन उस पर दौड़ पड़े। वान ने अपना पुराना प्लान अपनाया। एक एक करके उन्हें मारता गया, फिर जंगल में पीछे हट गया। बाकी गॉब्लिन माइंस और एरोज में मारे गए। 10 मिनट के अंदर सब खत्म। वान ने क्रिस्टल्स उठाए, फिर कैंप देखा। ज्यादातर भाग चुके थे, कुछ घायल बचे थे। उसने सब खत्म कर दिया। कैंप में उसे मिला टूटा हुआ स्टाफ, चीफ का क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल्स, एक रहस्यमयी किताब। चीफ का क्रिस्टल बहुत बड़ा का, लगभग 10 सेंटीमीटर। सिस ने बताया, इससे लगभग 230 ओपी मिल सकते हैं।
वान ने उसे संभाल कर रखा। किताब बहुत बड़ी थी, पुराने चमड़े की बनी थी, सोने की बेलें बनी थीं, बीच में सुनहरा पेड़, फल की जगह रत्न लगे थे, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। वान, सिस, ये किताब क्यों नहीं खुल रही? सिस, इस पर जादुई सील हो सकता है, पाथ इसे एनालाइज करेगा। वो किताब भी इन्वेंट्री में रख दी। अब उसने नोटिफिकेशंस देखे। क्वेस्ट कंप्लीट। क्वेस्ट, डिस्ट्रॉय द गॉब्लिन ट्राइब। स्टेटस 100%। ग्रेड SS। रिवॉर्ड्स, क्वेस्ट फंक्शन अनलॉक, एफिजी ऑफ द हीरो 1000 OP। बोनस रिवॉर्ड्स, स्किल कॉल ऑफ द रीपर B 50,000 OP। स्किल एनहांसमेंट स्क्रोल। क्वेस्ट सिस्टम अब हमेशा रहेगा। वान चौंक गया। इतना सब मिलेगा उसने नहीं सोचा था। स्किल कॉल ऑफ द रीपर, रैंक B, स्टेल्थ से हमला 300% ज्यादा डैमेज। अगर वार मिस हुआ तो 30 मिनट्स तक स्टैट्स -50%। आइटम एफिजी ऑफ द हीरो, मरने से बचाता है, सारी चोटें खुद ले लेता है, 3 मिनट तक स्टैट्स ×3, फिर 3 घंटे बेहोशी। स्क्रोल, किसी स्किल को +1 रैंक देता है। वान की आंखें चमक उठीं। तीनों आइटम जबरदस्त थे। उसने स्क्रोल अभी इस्तेमाल नहीं किया, पहले स्किल को समझना चाहता था। दोपहर में वो घर पहुंचा। उसने जंगली सुअर भूनकर जश्न मनाया। आग के पास बैठकर सोचने लगा। 6 महीने पहले वो कमजोर था, आज वो एक ट्राइब खत्म कर चुका था। उसने मैप खोला और आर्यों की दिशा देखी। अब असली सरफर शुरू होगा। जल्दी सो गया, कल नई शुरुआत थी। अब वो सच में द बाथ पर चल पड़ा था। अगले 1 हफ्ते तक वान ने ज्यादातर समय जंगल की शांति और सुकून का आनंद लेते हुए बिताया। हालांकि उसने सोचा था कि क्वेस्ट पूरा होने के अगले ही दिन निकल जाएगा, लेकिन पिछले 7 महीनों से जिस जगह को वो अपना घर मानता आया था, उसे छोड़ पाना उसके लिए आसान नहीं था। ये उसका पहला सच्चा घर था और इसे छोड़ने का ख्याल उसे उदास कर देता था। हफ्ते के अंत तक उसने जंगल में लगाए गए ज्यादातर जाल समेट लिए। अब जब वो यहाँ नहीं रहेगा तो उसे उन बेचारों जीवों पर तरस आया जो उसकी गैर मौजूदगी में इनमें फंस सकते थे। यात्रा से 1 दिन पहले की शाम वान ने इस दुनिया में आने के बाद के अपने दिनों को याद किया। वो खाली हाथ आया था, लेकिन अपनी मेहनत, सिस और द पाथ की मदद से धीरे धीरे इतना मजबूत बन गया कि यहाँ जीवित रह सके। उसे पता था कि वो अभी भी कई लोगों से कमजोर है, लेकिन उसे भरोसा था कि मेहनत जारी रखी तो जल्द ही वो उनके बराबर पहुंच जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठकर उसने गुफा में बची हुई सारी चीजें इकट्ठी की और उन्हें जला दिया। आग की लपटों को देखते हुए, जो उसके पुराने जीवन का प्रतीक थीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले 1 हफ्ते से जो भावनाएं दबाए बैठा था, वे अब फूट पड़ीं। इस जीवन में पहली बार वान दिल खोल कर रोया। जब आग बुझी तब तक सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गुफा की ओर आखिरी बार देखते हुए वान ने द पाथ पर अपनी यात्रा का पहला कदम रखा। उसका लक्ष्य था लेबिरिंथ सिटी ओरारियो। वो सबसे ताकतवर एडवेंचरर बनना चाहता था। वो तेजी से जंगल पार करता हुआ ओरारियो की ओर बढ़ा। हालांकि क्वेस्ट पूरा करने के बाद उसका लेवल अपने आप नहीं बढ़ा था, लेकिन उसके सारे स्टैट्स में साफ सुधार हुआ था। स्टेटस, नाम वान मैसन, उम्र 14 वर्ष, प्रजाति मनुष्य, मुहरबंद, स्तर 1, शक्ति E540 से D604, सहन शक्ति F461 से E529, दक्षता F407 से D620, फुर्ती E519 से E589, जादू G299 से G326, आत्मा की ताकत स्तर 1, नश्वर आत्मा, कर्म 273। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके लेवल के पास एक नया प्लस निशान आ गया था। सिस से पूछने पर उसे पता चला कि ये द पाथ की एक खास सुविधा थी, जिससे वो अपने स्टैट्स जमा करके मजबूत आधार बना सकता था। जब चाहे वो लेवल बढ़ा सकता था, लेकिन लेवल न बढ़ाकर स्टैट्स जमा करने से आगे के लेवल्स पर वो और ताकतवर बन सकता था। उदाहरण के लिए 2 लोग लेवल 5 हैं। पहला, जैसे ही कोई स्टैट D रैंक पहुंचा, उसने लेवल बढ़ा लिया। दूसरा, उसने सालों तक ट्रेनिंग की और सारे स्टैट्स D या उससे ऊपर कर लिए, तब लेवल बढ़ाया। जब दोनों लेवल 5 पहुंचे तो दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। इसी वजह से बेल क्रैनल इतना मजबूत बन पाया था। उसके पास लियारिस फ्रीस नाम का स्किल था, जिससे वो लेवल 1 पर ही लगभग सारे स्टैट्स S रैंक तक ले गया था। हालांकि वान के पास वैसा स्किल नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि वो भी मेहनत से वही कर सकता है।
उसने शॉप में लियारिस फ्रीस और आर्गनॉट देखे थे, जिनकी कीमत 10 लाख और 4 लाख ओपी थी। अब समझ आया कि बेल इतना खास क्यों था। करीब 3 घंटे चलने के बाद आखिरकार उसे दूर से ओरारियो दिखाई देने लगा। नक्शे पर तो उसने शहर देखा था, लेकिन सामने देखकर वो दंग रह गया। पिछले जीवन में वो हमेशा लैब और कैदखानों में रहा था। ये उसकी पहली असली सिटी थी। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वो हैरान था। उसे समझ नहीं आता था कि मांगा के कैरेक्टर्स इसमें इतनी जल्दी कैसे घूम लेते हैं। शहर इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में घंटों लग जाते। जब वो गेट के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ियों और लोगों की लंबी लाइन लगी थी। भाले लिए सैनिक तैनात थे और सबकी आईडी जांच रहे थे। लाइन में लगते ही वान ने एक अजीब चीज देखी। हर इंसान के शरीर से हल्की सी रंगहीन धुंध निकल रही थी। उसने आगे खड़े एक एडवेंचरर को देखा। वो आदमी पलटा और बोला, क्या देख रहा है लड़के, मेरे पास देने को पैसे नहीं है, कहीं और जा वरना गुस्सा आ जाएगा। वान घबरा गया। वो तो बस औरा देख रहा था। फिर आदमी बोला, भाग यहां से, भीख मांगनी है तो किसी साधु से मांग। वान चुपचाप लाइन के पीछे चला गया। वो गेट पर हंगामा नहीं चाहता था। सिस, ये औरा क्या है? ये स्किल व्यू अफेक्शन का असर है। पहले सबका औरा साफ होता है, जैसे जैसे लोग तुम्हारे बारे में राय बनाते हैं रंग बदलता है। वान को याद आया उसने ये स्किल पहले ले रखी थी। तो वो आदमी मुझसे नाराज हो गया। तुम्हारे कपड़ों और बालों की वजह से सब यहां साफ सुथरे रहते हैं। वान ने खुद को देखा। कपड़े फटे थे, जगह जगह दाग थे, बाल काफी बढ़ गए थे। वो भीड़ में अलग दिख रहा था। लोग उसे घूर रहे थे। उनका ऑरा भी थोड़ा धुंधला हो रहा था। करीब 2 घंटे बाद उसकी बारी आई। गार्ड्स ने उसे देखकर नाक सिकोड़ ली और ऑफिस भेज दिया। वो सोचने लगा कि शहर में आते ही अच्छे कपड़े खरीदने होंगे। ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। मेरा नाम ग्रेगरी हाउस है, तुम बिना आईडी आए हो? उसने वान को देखा। उसे लगा कि ये किसी पहाड़ी गांव से आया होगा। नाम क्या है और यहां क्यों आए हो? वान बोला, मेरा नाम वान मेसन है। मेरे दादाजी गुजर गए, वे एडवेंचरर थे, मैं भी बनना चाहता हूं। ये कहानी उसने सिस के साथ बनाई थी। ग्रेगरी को उस पर तरस आया। एंट्री टैक्स और पास के लिए 3000 वालिस लगते हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं सर। ग्रेगरी ने देखा, कुछ नहीं था। फिर बोला, कोई बात नहीं, मेरा पोता अभी पैदा हुआ है, मैं खुश हूं, मैं पैसे दे दूंगा, बाद में लौटा देना। वान की आंखें भर आईं। मैं कसम खाता हूं अपनी मां और दादाजी की कि कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। ग्रेगरी मुस्कुराया, गुड लक बॉय। वान झुका, धन्यवाद मिस्टर हाउस। ग्रेगरी का ऑरा और चमक उठा। वान बाहर निकला। चारों ओर खूबसूरत इमारतें थीं, लोग खुश थे। उसने एक खरगोश कान वाली लड़की और एक बौने आदमी को देखा। ओरारियो, मैं आ गया, वो बुदबुदाया और बेबिल टावर की ओर बढ़ गया। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। अध्याय 18 गिल्ड। जब वॉन टावर की ओर बढ़ रहा था तब वो सड़क पर लोगों की आवाजाही को ध्यान से देखता जा रहा था। उसने महसूस किया कि भले ही हर किसी के कपड़े और पहनावा अलग अलग थे, लेकिन सबसे ज्यादा अलग वही दिख रहा था। ये एक अजीब विडंबना थी कि जो कपड़े उसे छिपने में मदद करने के लिए बनाए गए थे, वही अब उसे सबकी नजरों में ला रहे थे। चलते हुए वो कई राहगीरों की उत्सुक नजरों का केंद्र बन चुका था। लगभग 1 घंटे बाद वॉन की नजर एक इमारत पर पड़ी जहां कई लोग अलग अलग समूहों में आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो इमारत पुरानी होने के बावजूद शाही और गरिमामय लग रही थी। उसमें 3 मंजिलें थीं और उसकी बनावट आसपास की सभी इमारतों से अलग दिख रही थी। वॉन ने ध्यान से देखा, लेकिन बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे तुरंत समझ आ गया कि वो कहाँ है। लगता था कि उत्तर पश्चिमी गेट से प्रवेश करना सही फैसला था, क्योंकि वहीं से गिल्ड का रास्ता पड़ता था। वॉन मन ही मन सोचने लगा कि द पाथ हमेशा उसके भविष्य के फैसलों को ध्यान में रखता है। गुफा से सीधा चलकर आना भी उसे गिल्ड के रास्ते पर ही ले आया था। उसने इधर उधर देखा कि क्या उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिखे। उसे ऐना और मिशा याद आईं, जो मांगा की मशहूर किरदार थीं। वो सोच रहा था कि उन्हें असल में मिलना कितना दिलचस्प होगा। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, माफ कीजिए सर, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? वॉन मुड़ा और उसने एक युवती को देखा जिसके बाल हल्के बैंगनी रंग के थे और आंखें हल्की हरी थीं। वो उससे बस कुछ साल ही बड़ी लगती थी, लेकिन उसका व्यवहार काफी गंभीर था, जो उसे अपने पुराने जीवन की डॉक्टर कीनली की याद दिला गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आभा कभी पारदर्शी तो कभी हल्की धूसर हो जाती थी।
वॉन के चेहरे के भाव बदलते देख रिसेप्शनिस्ट फोना वेस्टिल की आंख हल्के से फड़क गई। उसने नियम के तहत इस आवारा से बच्चे से बात करने की पहल की थी, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगा कि लड़का उसे घूर कर देख रहा है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, यहाँ सर, क्या आप पहली बार गिल्ड आए हैं? अब वॉन को समझ आया कि वो गिल्ड की कर्मचारी है। काउंटर के पीछे सभी ने काले रंग का एक जैसा सूट पहना हुआ था। उसे अपनी हरकत पर शर्म महसूस हुई। माफ कीजिए, और हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। मैं एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहता हूँ। फोना को उसकी शालीनता पर हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद लड़का लड़कियों से बात करने का आदी नहीं है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओरारियो गिल्ड के मुख्य कार्यालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम फोना है। आपका नाम? वॉन ने देखा कि अब उसकी आभा हल्की धूप जैसी हो गई थी। नमस्ते मिस फोना, मेरा नाम वॉन मेसन है। फोना हल्की हंसी हंस पड़ी। वो समझ गई कि ये लड़का अंदर से काफी सीधा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा वॉन। एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन वाला डेस्क वहां है, उस चश्मा पहनी सुनहरी बालों वाली लड़की के पास। वॉन ने धन्यवाद दिया और उत्साह के साथ वहां चला गया। फोना उसे जाते देख सोचने लगी कि सही कपड़े और हेयरकट में ये लड़का बड़ा आकर्षक बन सकता है। वॉन डेस्क के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार, मेरा नाम वॉन मेसन है। मैं एडवेंचरर बनना चाहता हूं। सामने बैठी लड़की चौंक गई। नमस्ते, मेरा नाम मिली स्ट्राउस है। आपका लेवल क्या है और आप किस फैमिलिया से हैं? वॉन बोला, मैं लेवल 1 हूं और अभी किसी फैमिलिया में नहीं हूं। मिली ने समझाया, गिल्ड आमतौर पर उन्हीं को स्वीकार करती है जो किसी फैमिलिया से जुड़े हों। वॉन उदास हो गया। मिली ने हौसला दिया, अगर चाहें तो मैं आपको भर्ती करने वाली फैमिलिया से मिलवा सकती हूं, या आप फ्रीलांसर बनकर डंजन में जा सकते हैं। वॉन तुरंत खुश हो गया। सच? मैं बिना रजिस्ट्रेशन भी जा सकता हूं? और फैमिलिया की लिस्ट भी दीजिए। मिली ने समझाया कि फ्रीलांसर पर 30% टैक्स लगता है और फायदे कम मिलते हैं। उसने उसे लिस्ट दी। वॉन ने देखा, लोकी फैमिलिया, लेकिन शर्तें बहुत कठिन थी। मिली बोली, लोकी, फ्रेया और हेफिस्टियस टॉप 3 फैमिलिया हैं। वॉन ने सिर हिलाया। उसे हेस्टिया फैमिलिया नहीं मिली। सिस ने दिमाग में कहा, तुम टाइमलाइन से पहले आए हो, हेस्टिया शायद अभी उतरी ही नहीं है। वॉन ने धन्यवाद दिया। उसने लिस्ट लौटा दी। पहले मैं मजबूत बनना चाहता हूं, क्या मैं कुछ बेच सकता हूं? मिली ने सहमति दी। वॉन ने मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया और चीफ का कोर निकाल लिया। मिली चौंक गई। स्टोरेज मैजिक? इसे सार्वजनिक जगह पर मत इस्तेमाल करो। वॉन मुस्कुराया। उसने कोर का बहाना बताया कि ये दादाजी का था। मिली मान गई। कुछ देर बाद लौटी। ये गॉब्लिन चीफ का कोर है। इनाम समेत टैक्स काटकर आपको 14,000 वैलिस मिलेंगे। वॉन हैरान रह गया। उसने धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। फोना दूर से मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। अब वॉन रहने की जगह ढूंढने चला। सराय में रहना उसके लिए नया अनुभव था। वो नहीं जानता था कि भविष्य में कितनी मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं। अध्याय 19 द हार्थ्स एम्ब्रेस। ओरारियो गिल्ड के बाहर स्थित एक कैफे में एक सुंदर स्त्री चुपचाप बैठी हुई थी और आने जाने वाले एडवेंचरों को यूं ही देख रही थी। उसके सामने एक हैंडसम पुरुष देवता बैठा था जो बड़े जोश और उत्साह से उसकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। स्त्री ने मन ही मन आह भरी। उस मूर्ख की कमजोर और बेकार कोशिशें सुनते हुए वो सोचने लगी कि आखिर उसने उसे अपने साथ आने क्यों दिया था। एक देवता होने के नाते उसका रूप सुंदर था, लेकिन कुछ समय बाद वो उसकी संगत से ऊब चुकी थी। जब वो मूर्ख बिना रुके बकवास करता रहा, तब भी वो अलग अलग एडवेंचरों को देखती रही। ये उसका शौक बन चुका था कि वो प्रतिभाशाली लोगों को खोजे। वो अक्सर अपना खाली समय यहाँ आने जाने वालों को देखने में बिताती थी। अन्य देवताओं की तरह स्थिर और न बदलने वाले जीवन से अलग उसे मनुष्यों की अनगिनत विविधताओं में आनंद मिलने लगा था। उसके लिए नश्वर प्राणी ही उसकी अनंत जीवन का असली रोमांच थे, खासकर वे लोग जिनकी आत्मा में असीम संभावनाएं छिपी हों। धीरे धीरे वो अपने साथी देवता से और भी ज्यादा असंतुष्ट हो गई और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगी। जब वो उसे जाने के लिए कहने ही वाली थी, तभी उसने लोगों की भीड़ में कुछ अजीब देखा। एक लड़का पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ, बाकी भीड़ की रंगीनता के बीच वो अलग ही दिखाई दे रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे सबके उलट दिशा में जा रहा हो। आमतौर पर वो उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें उसी पर टिक गईं। पुरुष देवता ने वातावरण में बदलाव महसूस किया और उस दिशा में देखने लगा। वहां उसने एक अस्त व्यस्त लड़के को देखा। उसने काली ट्यूनिक पहन रखी थी जो रोशनी तक सोख लेती थी। बाकी कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो मुस्कुराकर बोला,
काफी दिलचस्प कपड़े हैं, है ना? इतनी बेवकूफी वाली पोशाक पहनकर भी इतना आराम से चल रहा है। शायद जोकर बनना चाहता है। वो अपनी ही बात पर हंस पड़ा। ये आवाज सुनकर देवी झटकी और तिरस्कार से उसकी ओर देखी। तुम जा सकते हो, अब मुझे तुम्हारी संगत से ऊब हो गई है। दूसरों पर बोलने से पहले खुद को देखना सीखो। देवता गुस्से में खड़ा हो गया। फ्रेया, सिर्फ इसलिए मत समझो कि तुम सबसे बेहतर हो क्योंकि तुम्हारी फैमिलिया बड़ी है। हम सबके पास एक जैसे फायदे नहीं होते। ओह, तो तुम्हें वही फायदे चाहिए थे। लगता है तुम्हें जलन है कि मनुष्य वो सब पा सकते हैं जो तुम कभी नहीं पा सकोगे। तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? फ्रेया ने उसे घूर कर देखा। कुछ पल बाद बोली, क्या तुम युद्ध चाहते हो? वो तुरंत चुप हो गया। ठंडा पसीना बहने लगा। वो झुककर बोला, मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ करें, और तुरंत वहां से निकल गया। फ्रेया ने उसे जाते देखा। उसने मन में तय किया कि भविष्य में उसके कुछ बच्चों को ओटार्ल से गायब करवा देगी। फिर वो खिड़की की ओर मुड़ी और उस लड़के को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो नहीं दिखा। वो उठने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़का उसे इतना क्यों आकर्षित कर गया, लेकिन उसने तय किया, अगर दोबारा मिले तो वजह जरूर जानेगी। इधर वॉन बाबेल टावर की ओर बढ़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो बाजार और रिहायशी क्षेत्र दोनों था। गिल्ड के पास रहने के लिए उसने पास ही एक सराय चुनी, द हार्ट्स एम्ब्रेस। अंदर जाते ही एक छोटी लड़की ने उसका स्वागत किया। करीब 10 साल की, भूरा बाल, 2 चोटी और सिर पर बिल्ली के कान। वेलकम, रहना है न्या, खाना लोगे न्या? वॉन बस उसके कानों को देखता रहा। अरे हिले! लड़की घबरा गई। मां, ग्राहक आया है न्या, और भाग गई। वॉन ने देखा उसकी पूंछ भी थी। कुछ पल बाद एक बड़ी महिला आई। नाम था मिलान यूएल। लंबी मजबूत शरीर, नीली वर्दी। वॉन की नजर अनजाने में उस पर चली गई, फिर उसके कानों पर। उसकी आभा नारंगी लाल थी, गुस्से जैसी। मिलान ने पूछा, यहां क्यों आए हो लड़के? वॉन बोला, माफ कीजिए मैडम, आज ही शहर आया हूं, कुछ दिन रुकने की जगह चाहिए। मिलान बोली, 2100 वैलिस रात के, खाना अलग। सिर्फ कमरा चलेगा? ठीक है, 1 हफ्ते के लिए बुक करना है। उसने पैसे दिए। मिलान ने पूछा, क्या तुमने कभी कैट पर्सन नहीं देखा? नहीं मैडम, जंगल में रहता था। मिलान हंसी। ठीक है, आज छोड़ देती हूं, लेकिन घूरना बदतमीजी है। वॉन ने माफी मांगी। उसने देखा आभा पीली नीली हो गई। वॉन ने हिम्मत की, क्या मैं आपके कान छू सकता हूं? मिलान मुस्कुराई। सिर्फ एक बार। वॉन ने छुआ। कान हिल गया। वो चौंक गया। सिर्फ एक बार कहा था न्या। उसने हाथ पीछे खींचा। ये चाबी लो, दूसरा फ्लोर। वॉन ऊपर चला गया। उसने देखा, व्यू अफेक्शन, मिलान यूएल, अफेक्शन 53, इंट्रीग 59। कमरा छोटा लेकिन आरामदायक था। बिस्तर, टेबल, स्नान की जगह। वॉन लेट गया। आज का दिन लंबा था। सोने से पहले सोचा, अब असली यात्रा शुरू होगी। मिलान यूएल, अफेक्शन +1। नोटिफिकेशन के साथ वो सो गया। अध्याय 20, द होस्टेस ऑफ फर्टिलिटी। कुछ घंटों तक आराम करने के बाद वान एक और नोटिफिकेशन की आवाज से जाग गया। मिलान यूएल, इंट्रीग -1। वान भ्रमित हो गया। उसने तुरंत सिस्टम लॉग खोलकर देखा कि जब वो सो रहा था तब क्या हुआ था। सिस्टम लॉग, मिलान यूएल, अफेक्शन +1, मिलान यूएल, इंट्रीग -1, मिलान यूएल, इंट्रीग +1, मिलान यूएल, इंट्रीग -1, मिलान यूएल, इंट्रीग -1। ये वही एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगे जिनके बारे में सिस ने बताया था जब मैंने व्यू अफेक्शन से किसी की ऑरा को छुआ था। लगता है ये मुझे हर बार वैल्यू बदलने पर दिखाता है, लेकिन जब मैं उनके पास भी नहीं हूं तब ये क्यों बदल रही हैं? कारण बहुत आसान है वान। मान लो तुम किसी से बहुत नाराज हो, लेकिन फिर वो लंबे समय के लिए दूर चला जाए। समय के साथ तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, और अगर वो बहुत देर तक दूर रहे तो शायद खत्म भी हो जाए। सिस की बात सुनकर वान को अचानक समझ आया। तो मतलब लोगों के विचार और भावनाएं समय, दूरी और हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं। हाँ, लेकिन याद रखना, हर इंसान अलग होता है। कुछ लोगों की भावनाएं समय के साथ कम होने की बजाय और बढ़ भी सकती हैं। वान ये समझ गया। भले ही उसने अपनी माँ के साथ कभी समय नहीं बिताया था, फिर भी समय के साथ उसका प्यार और बढ़ता गया था। पेट की जोरदार आवाज। अपने पेट की आवाज सुनकर वान जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया।
रास्ते में उसे छोटी लड़की मिली। मम्मी ने कहा है आप मेहमान हैं न्या, और मेरे कान और पूंछ मत छूना न्या। लोग हंस पड़े। वान शर्मिंदा हो गया। वो बाहर चला गया। मिलान यूएल इंट्रीग +5। नोटिफिकेशन सुनते ही वान लगभग लड़खड़ा गया, जिससे पीछे से फिर से लोगों की हंसी गूंज उठी। मिलान यूएल अफेक्शन +1। शर्मिंदगी में वान तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में उसने एक राहगीर से पूछा और दिशा जानकर आगे बढ़ गया। आज रात वो मांगा में दिखाए गए सबसे मशहूर स्थानों में से एक, होस्टेस ऑफ फर्टिलिटी, जाना चाहता था। यही वो जगह थी जहां बेल की मुलाकात सिल्वर बालों वाली सुंदर लड़की सिरफ्लोवा से हुई थी, और यही रियू लायन की भी कार्यशैली थी, जो वान के पसंदीदा किरदारों में से एक थी। उसे नहीं पता था कि वे अभी वहां काम कर रही हैं या नहीं, फिर भी वो जगह देखने लायक थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो वहां पहुंच गया। इमारत बहुत बड़ी थी, लगभग गिल्ड जितनी। 3 मंजिलें थीं। दरवाजों से स्वादिष्ट खाने की खुशबू बाहर आ रही थी। पहली बार केवल खाने की खुशबू ने ही उसकी इंद्रियों को पूरी तरह जकड़ लिया। पेट की भयानक आवाज। उत्साह के साथ वो अंदर गया। होस्टेस ऑफ फर्टिलिटी में आपका स्वागत है न्या। क्या आप आज यहीं खाना खाएंगे? वान ने देखा। काली बालों वाली कैट पर्सन लड़की मुस्कुरा रही थी। पीली आंखें, शरारती नजर। उसकी ऊंचाई लगभग 158 सेंटीमीटर थी। उसकी ऑरा पीले और गुलाबी रंग का मिश्रण थी। न्या, ऐसे घूरना ठीक नहीं है ग्राहक साहब। वान झट से संभला। माफ कीजिए, हाँ मैं यहीं खाना चाहता हूं। वो उसे बार के पास ले गई। आपने क्या अच्छा सुना है हमारे बारे में न्या? बिना सोचे वान बोला। यहां सुंदर लड़कियां और स्वादिष्ट खाना मिलता है। पीछे से सिहरन दौड़ गई। सुंदर लड़कियां न्या, क्या मैं भी? वान घबरा गया। जी हां। वो पास आई। मुझ में क्या सुंदर है न्या? वान के दिमाग में उथल पुथल मच गई। आपके बाल और कान बहुत प्यारे हैं न्या। लड़की थोड़ी रुक गई। उसके कान फड़फड़ाए। मेरा नाम क्लोए लोलो है, तुम्हारा? वान मेसन। उम्र कितनी है? तभी दूसरी आवाज आई। क्लोए, उसे डराओ मत। क्लोए पीछे हटी। माफ करना न्या। उसने ऑर्डर लिया। जाते जाते पूंछ से उसका हाथ छू गई। वान कांप गया। क्लोए लोलो अफेक्शन +7। क्लोए लोलो इंट्रीग +11। उसे लगा जैसे वो बारूदी सुरंगों पर चल रहा हो। फिर मिया ग्रांडे आई। ज्यादा नरम मत बनो वरना लोग फायदा उठाएंगे। वान ने सिर हिलाया। वो मिया को पहचान गया। खाने का इंतजार करते हुए उसने देखा अन्या और लुनॉयर भी वहीं थीं। नजारे ले रहे हो न्या? क्लोए वापस आ गई। खाना रखकर उसके पास बैठ गई। खाओ न्या। वान डर गया। स्पगेटी उठाई। खुशबू आई। आंखें बंद कर लीं। खाया। स्वाद अद्भुत था। ऐसा लगा आत्मा बाहर निकल जाएगी। पहली बार उसे असली खाना मिला था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रो क्यों रहे हो न्या? नहीं, खाना बहुत अच्छा है न्या। क्लोए राहत की सांस ली। मिया ने अंगूठा दिखाया। वान ने 2 बार खाना मंगवाया। पैसे चुकाए। जाते समय क्लोए ने वादा करवाया कि वो फिर आए। रास्ते में उसने देखा व्यू अफेक्शन क्लोए लोलो अफेक्शन 64, इंटरेस्टेड इंट्रीग 71, डिजायर टू पेट। वान ठंडा पड़ गया। मतलब क्या? थका हुआ वो कमरे पहुंचा और बेहोश होकर सो गया।